छात्रों, आज हम अरस्तू के राज्य की उत्पत्ति और विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। अरस्तू के अनुसार व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है। अपने इस विचार की पुष्टि के लिए अरस्तू ने 2 तर्क प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम वह मानता है कि प्रत्येक राज्य प्रकृतिजन्य है, क्योंकि राज्य उन समस्त समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्रकृतिजन्य है। राज्य में भी वही गुण विद्यमान है जो इसका विकास करने वाली पूर्ववर्ती समुदायों में पाया जाता है। राज्य की प्रारंभिक एवं मूलभूत इकाई अरस्तू व्यक्ति को मानता है। छात्रों, ध्यान दो, अरस्तू राज्य की मूलभूत इकाई किसको मानता है? व्यक्ति को, जो अकेले में अपूर्ण है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा जुटाने एवं अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों की आवश्यकता होती है। परिवार, ग्राम, राज्य आदि व्यक्ति के कुछ ऐसे ही मूलभूत समुदाय हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवनधारियों में पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक परिस्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर अरस्तू ने सबसे पहले सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की, जिसमें पति, पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार में हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। परिवार स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि ये संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अरस्तू के अनुसार राज्य कुलों अर्थात परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तू राज्य का विकास हुआ है, न कि निर्माण। अरस्तू अनुसार राज्य एक सावयव जीवधारी के समान है, अतः जिस प्रकार एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। राज्य के विकास का स्वरूप सावयवी या जैविक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। इनके विकास की अंतिम परिणति राज्य में होती है। अतः अरस्तू के अनुसार राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं उजागर होती हैं। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तू द्वारा राज्य के प्रादुर्भाव के बारे में प्रकट किए गए विचारों से प्रकट होता है कि यह राज्य को स्वाभाविक संस्था मानता है। उनके अनुसार राज्य मानव के भावात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। और इस अनुसार राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इस बिंदु को अच्छी तरह से समझना छात्रों। अरस्तू का इसका मतलब उत्पत्ति से नहीं है, इसकी प्रकृति को लेकर है। अरस्तू का कहना है राज्य मनुष्य से प्राथमिक है, अर्थात पहले है। ऐसा कहने में अरस्तू का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इसको समझने अपन। राज्य एक पूर्ण समुदाय है। व्यक्ति केवल एक तत्व है, अर्थात राज्य का मात्र एक अंग है। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। समझ गए बच्चों? मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तू का कथन भी है, समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अरस्तू राज्य की अगली विशेषता है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तू के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके शब्दों में राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, वरन सर्वोच्च समुदाय है। इसके पक्ष में अरस्तू ने तर्क भी दिए हैं। पहला तर्क है राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती हैं। इन सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है। दूसरा तर्क है राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षीय होती है, जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं धार्मिक आवश्यकताओं और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करती हैं।
इनमें से कोई भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अगली विशेषता है राज्य की। अरस्तू के अनुसार राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तू ने राज्य की एक पूर्ण महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वरूप जैविक अथवा आंगिक बताया है। जैव सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत से विभिन्न अंग होते हैं। प्रत्येक अंग का अपना पृथक कार्य होता है और प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व और जीवन के हेतु संपूर्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। जब अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय कहता है तब उसके सिद्धांत में राज्य का यही जैविक तंत्र परिलक्षित होता है। उसने राज्य की तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक प्रमुख विशेषता उसका आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता का अभिप्राय है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। उसने इसके लिए यूनानी शब्द आतर्किया का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है पूर्ण निर्भरता। तो अरस्तु के शब्दों में आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है और उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। अगली विशेषता है नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के लिए प्लेटो की भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। यद्यपि उसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्य बंद कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। राज्य विविधता में एकता है। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विविधता में एकता। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल दिया है और वह संपूर्ण राज्य को एक परिवार का रूप देना चाहता था, किंतु अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी विचारों से सहमत नहीं है। प्लेटो के समान अरस्तु राज्य की चरम एकता पर बल नहीं देकर राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। ओके, राज्य क्रमिक विकास है। अरस्तु राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। उसके अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार सावयवी जीवन धारा का होता है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य मानवीय समुदाय है, अतः इसका उद्देश्य मानव सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करता है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति का साधन प्रदान करता है। तभी तो अरस्तु कहता है राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। संविधान राज्य की पहचान है। अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य के परिवर्तन करने के समान है। राज्य और शासन में अरस्तु ने भेद किया है। अरस्तु ने राज्य और शासन में स्पष्ट भेद किया है। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वह शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु लिखता है शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासन को अपदस्थ कर दिया जाता है। राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार राज्य के उद्देश्य और कार्य के विषय में भी हम अरस्तु के विचारों को स्पष्ट कर लेते हैं। उसने राज्य के कई कार्यों का उल्लेख किया है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सज्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। यदि इसका उद्देश्य मात्र जीवन को बनाए रखना होता तो गुलाम और जंगली जानवर भी राज्य बना लेते, परंतु वे राज्य नहीं बना सकते क्योंकि न तो जीवन में आनंद है और आनंद में उनका कोई हिस्सा होता है, उन्हें अपनी पसंद का जीवन जी सकते हैं। अतः अरस्तु को उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के कार्यों उद्देश्यों के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण रचनात्मक और सकारात्मक है। उसका यह दृष्टिकोण लॉक और स्पेसन जैसे व्यक्तिवादियों के नकारात्मक और विध्वंसक दृष्टिकोण से पूर्णतः भिन्न है।
अरस्तू के अनुसार अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना राज्य का कार्य है। आत्मनिर्भरता का व्यापक अर्थ है व्यक्ति ने केवल भौतिक उपकरणों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, अपितु नैतिक प्रोत्साहनों और प्रेरणाओं की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर हो। अगला राज्य का कार्य है उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण। उत्तम जीवन की व्याख्या करते हुए बारकन ने लिखा है, ये एक ऐसा जीवन है जो उत्तम कार्य और उत्तम आचरणों से ओतप्रोत है। नैतिक और बौद्धिक समुदाय ही उत्तम जीवन के मुख्य तत्व हैं और इन दोनों की प्राप्ति के लिए बाह्य साधन अपरिहार्य हो जाते हैं। बाह्य साधनों में आर्थिक व्यवस्था और शारीरिक स्वास्थ्य को मुख्य माना गया है। अगला कार्य है राज्य का। राज्य का एक प्रमुख कार्य अरस्तु ने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना माना है। शिक्षा को कुछ अर्थों में अरस्तु ने प्लेटो से भी अधिक महत्व दिया। अगला कार्य शिक्षा संबंधी कार्य के साथ ही अरस्तु ने राज्य का ये कार्य भी माना है कि वे नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करे। रॉगर्स के अनुसार चूंकि अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन का निर्माण है और वह अवकाश से ही संभव है, अतः राज्य का व्यापक कार्यक्षेत्र अरस्तु ने स्पष्ट रूप से इसलिए निर्धारित कर पाया क्योंकि वे यूनानी दार्शनिक था। यूनानियों के लिए उस काल में राज्य अत्यंत व्यापक समुदाय था। वह उनका राज संगठन नहीं अपितु उनका समाज, उनका धार्मिक समुदाय एवं आर्थिक संगठन भी था।